हेलो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सॉल्व करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर 2014 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, आंसर द फॉलोइंग अबाउट 200 वर्ड्स। ये सिखाने का मतलब कि ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कह रहा है स्टेट एंड एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ये क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। जैसे स्टेट एंड एक्सप्लेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। देखिए इसका हम आंसर किस तरीके से लिखेंगे। अगर हमको आंसर लिखना है तो आंसर एकदम जैसे हम लिख रहे हैं वैसे भी आपको किताब में कॉपी में लिखना है। द लॉ वाज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट्स। सबसे पहले इस लॉ को किसने दिया था उसके बारे में लिखेंगे। द लॉ वाज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट्स बाय रॉबर्ट मेयर एंड हेमहोल्ज HELMHOLTZ। कब दिए थे? 1840 में। तो अब लिखेंगे इस लॉ के कुछ कुछ शर्तें हैं। द लॉ में बी स्टेट्स in the following ways। देखिए इस्लाम में क्या क्या दिए। जैसे अगर हम ए लिखना चाहें, ए में क्या होगा, एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। जो यूनिवर्स की एनर्जी होती है वो ऑलवेज कांस्टेंट होती है। द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज भी कांस्टेंट। देखिए दूसरा नंबर में क्या लिखेंगे, द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। या फिर और भी चीज़ें लिख सकते हैं, द एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसको भी लिख लेंगे, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और जो तीसरा नंबर होगा उसमें हम लिखेंगे द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, थ्रू इट कैन undergo a change one form to another form। ठीक है, ये लगभग हम जानते हैं कि 60-70 वर्ड से ज़्यादा मतलब 100 वर्ड में लगभग हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को अगर लिखना चाहें तो क्या होगा, लिखा है व्हाट डू यू नो अबाउट ली चैटलर प्रिंसिपल। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन 1 का बी, ऐसे ही आंसर लिखना है।
तो ये आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे आपको, एग्जाम एक्सपर्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहीं से आपको सॉल्व करना है, यहीं से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ, यहीं से क्वेश्चन मैं लिया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का अगर हम बी लेना चाहेंगे तो ये होगा, जैसे क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट ली चैटलर प्रिंसिपल। इस क्वेश्चन को लिख देते हैं, जिसके पास अगर नहीं होगा एग्जाम एक्सपर्ट तो इनके लिए मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूँ। व्हाट डू यू नो अबाउट what do you know about ली चैटर प्रिंसिपल, ली चैटलर्स प्रिंसिपल। अब देखिए इसका हम आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर, ली चैटलर जो प्रिंसिपल कहता है कि अगर किसी भी इक्विलिब्रियम को अगर हम चेंज करेंगे तो वो उस डायरेक्शन में चेंज होगा जिसमें उधर उसका प्रभाव क्या होगा, निरस्त होता होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको लिखना चाहें तो इफ एन इक्विलिब्रियम इज subjected if an equilibrium is subjected to a straight the equilibrium subjected to a stress, the equilibrium shift in such a way as to reduce the stress, ठीक है, इतना ही लिखना है बस। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें और भी लिख सकते हैं बट ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना भी लिखेंगे तो भी 1 नंबर आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि हमको प्रूफ करना है, जैसे मान लो क्वेश्चन 1 का सी लिखना है। तो अगर हमको प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन है प्रूव दैट डेल जी अपान डेल टी। जैसे कुछ बायोलॉजी वाले लोग नहीं पहचान पाएंगे तो ये एक सिंबल होता है जिसको डेल पढ़ते हैं, डेल जी अपान डेल टी एट कांस्टेंट, इसको पढ़ते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू माइनस यस। एक बात बता दें, यस को हम लोग यहाँ ले लेंगे इंट्रोपी। ठीक है, एंथैल्पी नहीं, इंट्रोपी लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको प्रूफ करना चाहूँ तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, जैसे मान लो कि हम जानते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है जी इजिकल्स टू एच माइनस टी एस होती है, तो वहीं से हम लेंगे, तो इसका लेंगे सोल्यूशन। देखो इसका हम आंसर लिख रहे थे बट इसका हम सोल्यूशन लेंगे क्योंकि इसको हमको प्रूफ करके लाना है। ठीक है, लिखेंगे सिंस वी नो दैट हम जानते हैं कि जी इज इक्वल्स टू एच माइनस टी एस, जी इज इक्वल्स टू एच माइनस टी एस होता है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे ऑन डिफ्रेंशिएटिंग TITAING, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग। तो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसके साथ हम डी को जी के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे और डी को एच के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड से करेंगे। ठीक है, तो ये कैसे होगा, टी डी एस, टी को लिखेंगे एज इट इज, डी एस को डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसके बाद से फिर माइनस लिखेंगे, अब यस को लिखेंगे और डी टी लिख देंगे। ठीक है, ये कैपिटल में रहेगा, ये हो गया। अब इसको लिखेंगे डी जी इज इक्वल्स टू डी ई प्लस पी डी भी। ठीक है, प्लस भी डी पी, ये होता है। ठीक है, जैसे मान लो डी एच की जगह पे मैंने इतना लिख दिया और उसके बाद से ये
जैसे DH क्या होता है, ये एंथैल्पी होती है। एंथैल्पी के बारे में लिखते हैं DE प्लस PdV प्लस VdP, ठीक है। E प्लस PV होता है तो उसको हम डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं, और माइनस TdS और माइनस SdT होगा, ठीक है। अब इसको हम इक्वेशन 1 ले लेंगे, ठीक। उसके बाद से क्या करेंगे, अब मान लेंगे कि ये हमारा जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है, तो लिखेंगे फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस, for a reversible process from first and second law of thermodynamics, from first and second law of thermodynamics, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, देखिए टी डी एस अगर लिखना चाहें इज इक्वल्स टू डी ई प्लस पी डी भी, ये तो फर्स्ट लॉ है, इसको इक्वेशन 2 कर लेंगे, या फिर इसको हम लिख सकते हैं डी ई इज इक्वल्स टू टी डी एस, इंट्रोपी के केस में माइनस पी डी भी, ये भी लिख सकते हैं। तो अब इसको हम दोनों इक्वेशन को, ये एक 1 और एक और इक्वेशन यहाँ लिए हैं 2, ये 1 2 इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या होगा, डी जी इज इक्वल्स टू वी डी पी माइनस यस डी टी। अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि इस पर प्रेशर क्या है, कांस्टेंट हो रहा है, व्हेन लिखेंगे व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है ना। जब प्रेशर को कांस्टेंट करेंगे तो हम जानते हैं कि प्रेशर जब कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, डी पी इज इक्वल्स टू 0 होगा, कांस्टेंट होगा तो डी पी इज इक्वल्स टू 0 होगा, तो इसलिए लिखेंगे डी जी इज इक्वल्स टू माइनस यस डी टी, और इसको डिफ्रेंसिएशन के फॉर्म में लिख देते हैं डेल जी अपॉन डेल टी, डेल जी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर पे किए हैं, तो ये क्या बचा होगा, माइनस यस बचा होगा, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, तो यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन, कह रहा है व्हाट इज सेल कांस्टेंट, जैसे क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट इज सेल कांस्टेंट। देखिए सेल कांस्टेंट के बारे में जैसे मान लीजिए कि अगर इसका मात्रक पूछ दिया, इसका मात्रक होता है पर सेंटीमीटर, या फिर अगर इसका बड़ा मात्रक लिखना चाहें तो पर मीटर होता है, ठीक है। इसके बारे में बहुत डिटेल से नहीं पढ़ना है हम लोगों को, उसमें दिया है, आपको लिख लेना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे व्हाट आर बफर सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर ई जो है, ई क्या है, लिखा है व्हाट आर बफर सॉल्यूशन, तो इसका हम आंसर लिखना चाहें, देखिए बफर सॉल्यूशन क्या होता है, बफर सॉल्यूशन जैसे मान लीजिए कि पीएच, किसी चीज़ का पीएच वैल्यू, उसमें थोड़ी सी मात्रा में अगर एसिड या फिर बेस मिलाना चाहें तो उसके पीएच में कोई चेंज नहीं होगा, तो उसे बोलेंगे बफर सॉल्यूशन। तो इसके बारे में क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए जैसे मान लो ए बफर सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज, किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एज सॉल्यूशन विच रिजल्ट्स एनी चेंज इन पीएच, ठीक है, वैल्यू पीएच वैल्यू। जैसे मान लीजिए कि व्हेन ए स्मॉल अमाउंट of acid or base added
टू इट। जैसे हम कहने का मतलब कि NH4OH प्लस NH4Cl ये मिला रहे हैं। दूसरा हम एग्जांपल ले लेंगे CH3COOH प्लस CH3CONA। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रहा अभी क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसके बाद हम सेक्शन ए कराएंगे, फिर सेक्शन बी कराएंगे। तो हेलो दोस्तों, अगर ये हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। सो थैंक यू।